साल 1919 13 अप्रैल की तारीख, उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। समय बस सांझ ढलने ही वाली थी। लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए एक पार्क में इकट्ठा हो रहे थे। वो पार्क जो एक बाग था, बागीचा था। वो पार्क जो स्थित था सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल के पास। नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। आज हम जिस किस्से की बात कर रहे हैं, आज 13 अप्रैल है। पंजाब स्थित जलियांवाला बाग की जो कहानी है वो हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी है या पढ़ी है, कई जगह पर देखी है। उसका जो फिल्मी रूपांतरण है या नाट्य रूपांतरण है उसको देखा है। आज हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल 13 अप्रैल 1919 की जो तारीख थी, उस तारीख को एक बेहद काले दिन के रूप में याद किया जाता है, एक क्रूर दिन के रूप में जाना जाता है। इस की जो नींव पड़ी थी, वो नींव कहाँ पड़ी? उस समय जो 1910 में विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध लंबा चला। फिर उसके बाद जब विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन के मंसूबे और बढ़े और फिर उसने भारत में जो क्षेत्र उसके बाहर थे उस पर भी जबरन कब्जे की शुरुआत की थी। इस शुरुआत करने के बाद जब ये सब शुरुआत हुई, उस समय चूँकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, देश में तमाम तरीके के अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, कई जगह पर अंग्रेज़ों का विरोध चल रहा था। इसको दबाने के लिए एक कमेटी बैठाई गई, जिसे जो उसका अध्यक्ष बनाया गया था सिडनी रॉलेट को। उसने फिर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में फिर इसके तमाम ऑप्शन बनाए गए और फिर अंग्रेजी हुकूमत ने उस समय वो विधेयक लेकर के आई, जिस विधेयक को रॉलेट एक्ट कानून का नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया जाए। दरअसल रॉलेट एक्ट जो था वो एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, तलाशी ली जा सकती थी, मुकदमा चलाया जा सकता था। इसके अलावा मुकदमा किसने किया ये नाम जानने का अधिकार उस भारतीय को नहीं था। जो सज़ा हो जाए तो वो फिर दूसरी ऊपर की अदालतों में अपील करने का अधिकार नहीं था। कुल मिलाकर ये था कि किसी इसको हर तरीके से बांध दिया जाए, यानी आपने कोई अपराध किया हो, ना किया हो, करने वाले हो, कभी किया हो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट बना करके और अंग्रेजों ने भारतीयों को जेल में बंद करने का एक नया कानून निकाला। इस कानून का देश में विरोध शुरू हुआ, खूब विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट का सत्याग्रह किया, इसका विरोध किया। उन्होंने अपील की कि कोई भी व्यक्ति इसे समर्थन ना दे। इसका नतीजा ये हुआ कि हर तरफ इसका विरोध होने लगा। पंजाब में चूंकि सैनिकों की संख्या भी, सिख सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सेना में ज़्यादा थी, और इसको लेकर के पंजाब में एक अलग जागरूकता रहती थी इन सारी चीज़ों को लेकर के। जब उस समय पंजाब का जो ये रॉलेट एक्ट के विरोध का जो आंदोलन था, उसको डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों लोगों को अंग्रेजी सेना के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से पंजाब के लोगों का खून उबलने लगा। लोग सड़कों पर आ गए, उनकी रिहाई की तमाम तरीके की मांग होने लगी। पर जब इनके रिहाई की मांग को अनसुना किया जाने लगा तो इसके बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। तब रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, कई बैंकों, कई सरकारी इमारतों पर उस समय आगजनी की गई, आग के हवाले कर दिया गया। इससे जो अंग्रेजियों का संचार नेटवर्क था और तमाम तरीके की जो अलग अलग सुविधाएं थी वो ख़त्म हो गई। उस हिंसा में करीब 5 अंग्रेज अधिकारियों की मौत भी हो गई थी। हालांकि उसमें कुछ भारतीय लोग भी मारे गए थे। इसको जब जो ये हिंसा भड़की, उसको रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए उस समय के जो जनरल था उसने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। जो ये 1910 से लेकर के और जो लगातार बढ़ती हुई हिंसा थी, उसी हिंसा को रोकने के लिए जनरल रेजिनाल्ड डायर को पंजाब में भेजा गया था। अब जब ये कर्फ्यू लगा, इस कर्फ्यू के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे।
12 अप्रैल को ये तय हुआ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा बुलाई जाएगी। उस सभा में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पर चूंकि कर्फ्यू था, 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इन सारी बंदिशों के बाद भी वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पर उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो जिससे हमारी इस आज के एपिसोड की शुरुआत हुई थी, उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मतलब ये कि वहाँ जो भीड़ थी वो सब विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आई थी। बहरहाल डायर के पास इस चीज़ की खबर पहुंची कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जनरल डायर को लोगों के इकट्ठा होने से ज़्यादा रोष और क्रोध इस बात का था कि उसके आदेश के बावजूद भी ये घटना हुई, वहाँ लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद जनरल डायर 25 बलूच और 25 गोरखा सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचा। फिर उन सैनिकों को वहाँ पर घेराबंदी करने का आदेश दिया गया। वहाँ पे कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने में लगे हुए थे और कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में अपना भाषण दे रहे थे। बहरहाल जनरल डायर ने लोगों को घिरवाया, सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने टारगेट करके गोलियां चलाई। लगातार 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही। बताया जाता है कि करीब करीब 1600 से 1650 राउंड फायर हुए थे। यानी अगर हम 1650 राउंड की बात करें, 1600 से 1650 राउंड गोलियां चली थीं। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक ख़त्म नहीं हो गई। इसका मतलब एक सैनिक ने कम से कम 32 से 33 राउंड गोलियां चलाई थीं। 303 बुलेट का इस्तेमाल किया गया। ली इनफील्ड राइफल्स थे। उस समय ये एडवांस टेक्निक वाले राइफल्स माने जाते थे। लगभग 3000 गज तक की क्लियरेंस होती थी इनकी। इससे उन लोगों को, जो लोग वहाँ शांतिपूर्ण रूप से अपनी भाषण कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इसके अलावा जो त्यौहार मनाने में व्यस्त थे, उन सब पर गोलियां बरसाई गई थी। जब गोली बरसाने की घटना हो रही थी, लोगों ने अपने को बचाने की कोशिश की। लोग गली की तरफ, जो उसका निकलने का रास्ता था, उधर भागे। उसको पहले से ही जनरल डायर ने ब्लॉक करा रखा था। वहाँ पे भीड़ बड़ी संख्या में हो गई। फिर उनको टारगेट करके गोलियां चलाई गईं। जो लोग दीवारों पर चढ़ के उसे फांदने की कोशिश कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गईं। बाग में स्थित पीपल का जो पेड़ था उसके पीछे लोग छुपे, तो पीपल के पेड़ को टारगेट करके जो गोलियां चलाई गईं, इन सारी गोलियों के निशान आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद हैं और वो सारे निशान देखे जा सकते हैं। बहरहाल इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुई, कई हजार लोग घायल हुए। इसको लेकर के हालांकि जनरल डायर ने बाद में, जब इस घटना के बाद जनरल डायर वहाँ से चला गया, तमाम तरीके की पाबंदियां लगा करके, ना उसके जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसने पूरे शहर की बिजली कटवा दी, संचार के सारे माध्यम बंद करा दिए, टेलीफोन और जो टेलीग्राम के तार थे उनको कटवा दिया गया था, इसलिए कि लोगों तक कोई संदेश ना पहुँच पाए। इतना ही नहीं, बाकायदा सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कराया गया कि जो लोग भी इस घटना में शामिल थे, जो लोग भी पार्क में मौजूद थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के विरोधी माने जाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में डर व्याप्त हो गया। लोग जो घायल थे वो इलाज कराने नहीं जा पाए। जिन लोगों के परिजन और जिन लोगों के संबंधी उस पार्क में घायल पड़े हुए थे, उनको लोग लेने नहीं जा पाए, क्योंकि लोगों को नाम सामने आने का डर सता रहा था। बहरहाल जनरल डायर जब जलियांवाला बाग से बाहर निकला, उसने तमाम तरीके की पाबंदियां लगा दी। उस रात वहां से कोई भी डेड बॉडी नहीं निकाली जा सकती थी, कोई भी किसी वहां पर जा नहीं पाया था। तमाम तरीके की चीज़ें हुई। अगले दिन सुबह वहां पर जो कई तरीके के जो वहां से बचे हुए लोग हैं या जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने अपने इंटरव्यू दिए हुए हैं। वो आपको सोशल मीडिया और तमाम जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ मिल जाएंगे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ तक कहा था कि उसके बाद वहाँ पर मानव रक्त के गंध के वजह से बहुत सारे कुत्ते इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उन तमाम लाशों को नोचा। इसके अलावा उस बड़ी संख्या में वहाँ पर चील आ गई थी। ये सारी घटनाएं थी जो आदमी को बेहद खौफनाक मंजर जो वहाँ का था वो बयान करने के लिए काफ़ी हैं। इसके बाद पहले तो अंग्रेजी हुकूमत ने जनरल डायर के इस कृत्य का संज्ञान भी नहीं लिया, पर बाद में जब इसका विरोध बढ़ने लगा, ज़्यादा विरोध हुआ और खबरें वहाँ तक पहुँची, तो फिर जनरल डायर से इस्तीफा ले लिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको लेकर के तीखी बहस हुई। माना गया कि जनरल डायर दोषी है, पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको पूरी तरीके से
बदल दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि अंग्रेजी हुकूमत ने जनरल डायर से इस्तीफ़ा लेकर के गलत किया है और जनरल डायर के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। बहरहाल इसके बाद फिर जो राइट विंग था उसने उस बाकायदा जनरल डायर के इस्तीफे के बाद जनरल डायर की आर्थिक सहायता के लिए उसने एक फ़ंड का अनाउंसमेंट किया और उस वक्त 26,000 पाउंड का फ़ंड इकट्ठा किया गया था ताकि जनरल डायर अपने लिए घर खरीद सके। हालांकि बाद में 1927 में जनरल डायर की बीमारी के चलते मौत हुई। जनरल डायर दोषी होने के बाद भी जनरल डायर की मौत के बाद उसका जो अंतिम संस्कार था वो पूरे सम्मान के साथ किया गया था। जो ध्वज उसके मुख्यालय पर फहराया जाता था उस ध्वज में उसके शव को लपेटा गया था। जलियांवाला बाग में हुए इस भीषण नरसंहार का विरोध के लिए महात्मा गांधी ने उस वक्त हालांकि महात्मा गांधी भी पंजाब जाना चाहते थे इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में, पर वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही और उनको मुंबई भेज दिया गया था, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी हुकूमत को ये पता थी कि अगर महात्मा गांधी पंजाब में पहुँच जाते तो फिर शायद जलियांवाला बाग हत्याकांड ही नहीं हुआ होता, क्योंकि महात्मा गांधी के वहाँ पहुँचते ही बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर आते, फिर इस विरोध का स्वरूप शायद कुछ और होता। बहरहाल इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने सारे पदक वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी और उन्होंने जो उनकी नाइटहुड की उपाधि थी उसको उन्होंने वापस कर दिया। बहरहाल भारतीयों के साथ लेकर के बाद में जब इसको जांच के, चूँकि विरोध के चलते जो जांचें हो रही थी, अंग्रेजी हुकूमत ने इसके लिए हंटर कमेटी बैठाई। हंटर कमेटी के सामने जांच में तमाम तथ्य सामने आए थे। बाद में हंटर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट में हंटर कमेटी के हिसाब से कुल 379 लोगों की मौत हुई थी। कमेटी के हिसाब से उसमें 337 पुरुष थे और 41 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स उसकी अलग अलग संख्या देती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। तमाम लोग वहीं बाग में मरे थे, तमाम लोग जो है गोलियां लगने और दूसरे तरीके से घायल होने के चलते अपने घरों में जाकर के मरे, कुछ इलाज के अभाव में मर गए। इस तरीके से ये विभत्स हत्याकांड उस समय हुआ था। ये जो इसके पीछे जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि जनरल डायर इसके सहारे पूरे पंजाब और पंजाब के बाहर अलग अलग प्रांतों तक अंग्रेजी हुकूमत का ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि यदि आप विरोध में उतरे तो आपका ये हश्र होगा। बहरहाल इसके बाद से पंजाब और दूसरे प्रांतों में लोगों का विरोध और बढ़ा और इस विरोध का नुकसान अंग्रेजी हुकूमत को उठाना पड़ा। करीब 28 साल के बाद भारत को आज़ादी मिली। बहरहाल आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।